लास्ट टाइम आपने उत्सव किए। देखो अब जो लोक पर्व है, जो टॉपिक है आपका ना, वो आपने पिछली बार जो किया वो लोक पर्व किया। अब कुछ बड़े पर्व भी हैं हमारे राज्य में, कुछ पर्व ऐसे हैं जो बड़े पर्वों की श्रेणी में आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे राज्य में पर्व मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है रम्माण, आपने नाम सुना होगा ना। तो जो बड़े उत्सव है उनको अभी साइड रखो, उनको तो एक किनारे पर रखो। उनको तो बाद में करेंगे भी। मेलों के साथ हमें राज्य के मेले पढ़ने हैं, तो उसमें मेलों के साथ बड़े उत्सव हम वहां पर कवर कर लेते हैं। यहाँ आपने जो पर्व किए हैं वो ऐसे पर्व किए, लोक पर्व मतलब छोटे पर्व जो हमारे राज्य के अंदर मनाए जाते हैं। ठीक है, अब आप आर्ट इन कल्चर पढ़ रहे हो, तो कल्चर में पहला टॉपिक आपने लोक पर्व को लेकर के पढ़ा। ऐसे छोटे 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 कई सारे टॉपिक है जो आपको हमारे राज्य की कला और संस्कृति के बारे में बताएंगे। अब संस्कृति के एक टॉपिक के बाद आप कला के कुछ टॉपिकों को खोलो, क्योंकि ये छोटे होते हैं और आसानी से आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, कला में देखो, कला में कई प्रकार की कलाएं हमें पढ़नी है। सबसे पहले अगर हम संगीत कला, जहां से ठीक ठाक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, अगर संगीत कला के बारे में बात करते हैं तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, एक ऐसी कला जिसका संबंध संगीत से है। तो संगीत कला के अंदर दो टॉपिक हमें कवर करने होते हैं। एक टॉपिक को हम लोग कहते हैं लोकगीत और एक टॉपिक को नाम देते हैं लोक नृत्य। तो इसका मतलब इस टॉपिक में, इस लेक्चर में आपको बेसिकली गीत और नृत्यों के बारे में पढ़ना है। पर गीत और नृत्यों के आगे मूल शब्द एक जोड़ा गया है, लोक। तो लोक का मतलब होता है समाज। मतलब हम ऐसे गीतों का अध्ययन करेंगे या ऐसे नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे जिनको हमारे समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त हो। तो किसी भी समाज के द्वारा जिन गीत और नृत्यों को मान्यता प्राप्त होती है उनको हम लोकगीत या लोक नृत्य कहते हैं। कोई सा भी रैंडम गीत हम नहीं पढ़ सकते, उन्हीं गीतों के बारे में अध्ययन किया जाएगा जिसको हमारे समाज ने मान्यता दी हो। ठीक, अब आप जिस भी समाज से, जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे, आपको पता है ना कुछ ट्रेडिशन है जिनको राज्य में फॉलो किया जाता है। किसी का शादी हो रहा हो, किसी का विवाह हो रहा हो, तो विवाह के समय जब हल्दी होती, हल्दी दुल्हन को दूल्हे को हल्दी लगाते हैं, तो कौन सा गीत चलाते? फिर वीडियो कैमरा वाला मांगल गीत, देना होया वाला गीत लगाते ना। तो सबका देना, कोई ऐसा है जिसके यहाँ पर क्या किए, जिस समय ऐसा वो गीत चल रहा हो उस समय संदेश से आते हैं वाला गीत लगाते? नहीं लगाएंगे। तो समझ, ऐसे कि आपकी वीडियो कैसेट बन रही है और आपका मंगल स्नान चल रहा हो और वीडियो कैमरा वाले ने संदेशा आता है गीत लगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। भाई यार भैया क्या लगा दिया तुमने ना, हमको यहाँ पे किए देना होया। तो देना होया माने मांगल गीत। तो इसका मतलब जिस समय शुभ कार्य होंगे तब हमारे समाज ने गीत निर्धारित किया हुआ है कि शुभ कार्यों में भाई मांगल नाम का गीत जो है इसको चलाया जाए, इसको लगाया जाए। तो वो एक प्रकार का मांगल क्या हो गया, वो लोक गीत हो गया। या फिर नृत्य करते समय अगर आप किसी भी ऐसे फंक्शन में नृत्य कर रहे हैं जिसका संबंध हमारी संस्कृति से है, तो वहां नृत्य करने के पारंपरिक तरीके हैं ना। नाचने को आप कोई सा नाच लो, कोई मना थोड़ी कर रहा है। लेकिन आप गांव में हो और आपके ग्रामीण समाज में तांदी नृत्य का आयोजन किया जा रहा है, तो तांदी नृत्य करने के जो तरीके हैं, जो नियम है, वो समाज ने उनको स्वीकार्यता दी हुई है। तो क्या बन जाएगा, वो लोक नृत्य। यानी हम गीत और नृत्य के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोक गीत और लोक नृत्य के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लोक गीत और लोक नृत्य मतलब जिनको समाज की स्वीकार्यता हो। हमारे पुराने समाज ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ ऐसा ऐसा ऐसा, ये गीत हम एक्सेप्ट करते हैं, ये नृत्य हम एक्सेप्ट करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर जाने से पहले आप समझो, क्योंकि बहुत बेसिक सा टॉपिक है, संगीत से संबंधित टॉपिक है, तो कुछ बेसिक बातें हैं जो बातें आपको अपने दिमाग में सेट करनी है। देखो क्या क्या वो बेसिक बातें। बात नंबर 1 कि आप में से मैं किसी बच्चे को आगे बुला दूं, अभी जैसे हम क्लास में बैठे हैं, और मैं किसी बच्चे को ये कह दूं यहां आओ और नाचो, कोई गीत नहीं, वो कुछ नहीं, बिना गीत के डांस हो सकता है? बिना गीत के नृत्य हो सकता है? नहीं ना। तो लोक नृत्यों के लिए आवश्यक है कि लोक गीत भी हो। तो कोई व्यक्ति को जब मैं यहां पर बुलाऊंगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनको समझना। तो एक व्यक्ति यहां पर आकर के नृत्य कर रहा है, वो व्यक्ति जिस समय नृत्य कर रहा है उस समय कोई ना कोई गीत तो जरूर गाया जा रहा होगा, ऑब्वियस। तो जब ये व्यक्ति यहां पर नृत्य कर रहा है, उस समय जो गीत गाया जा रहा है उस गीत का नाम और उस नृत्य का नाम सेम होता है, एक ही होता है। मेरे बोलने का मतलब ये है कि हर लोक नृत्य अपने आप में लोक गीत भी होता है। हर नृत्य जो है ना वो अपने आप में गीत भी है, कि जिस नृत्य को करते समय जो गीत गाया जाए वो गीत का भी नाम है। फॉर एग्जाम्पल हारुल एक नृत्य का नाम है,
तो हारुल नृत्य करते समय जो गीत गाए जाएंगे उन गीतों को भी क्या कह देंगे, हारुल गीत कह देंगे। तो हर नृत्य अपने आप में गीत भी होता है। परंतु अगर मैं आपको कह दूं कि यहां आकर के आप गीत गाओ, तो जरूरी नहीं है कि हर किसी गीत में नृत्य हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने बोला संदेशा आता है, इसमें डांस करते तुम, संदेशा आता हमको तरपाता, क्या डांस होगा, तो हो जाएगा इसमें। या फिर तुम्हारे घर में किसी ने ओम जय जगदीश की आरती लगा दी, नाच सकते इसमें नहीं ना। तो हर गीत में नृत्य नहीं होता है, हर गीत नृत्य नहीं है, पर हर नृत्य गीत जरूर होगा। तो यहां पर आपको समझना है कि जब हम लोक नृत्य पढ़ेंगे तो लोक नृत्यों के जो नाम होंगे वो ऑटोमेटिकली लोकगीत भी बन जाएंगे। पर लोकगीतों में ये समझना है कि भाई लोकगीत जो है ना, उनकी कैटेगरी लिमिटेड है। तो इसके बारे में हमें कुछ फैक्ट भी पढ़ने आगे लोकगीत और लोक नृत्य के बारे में। पर आप मूल बात समझो, जब भी हमें लोकगीत और लोक नृत्य पढ़ने हो तो यहां पर सबसे मूल शब्द है भाव। और भाव के लिए एक शब्द हम और यूज करते हैं, इमोशन। ऐसा माना जाता है कि यदि आप इंसान है तो प्रत्येक व्यक्ति के मन में भाव होते हैं। भाव का अर्थ क्या है, इमोशन का अर्थ क्या होता है? तो इमोशन जो आदमी की परिकल्पना, कल्पना या उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीजें। इमोशंस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, कुछ हद तक हो सकता है पर बहुत ज्यादा नहीं। किसे भाव कहते हैं? जैसे आप सुबह सुबह उठे और सुबह उठते हुए कुछ नहीं, बस आपकी नींद उठी है और आपका मूड आज बहुत अच्छा है, क्यों? ऐसे ही। तो मन के अंदर जो भाव उत्पन्न हुआ, फिर उसको साहित्यकारों ने साहित्य के क्षेत्र में अलग अलग नाम दिए गए। तो प्रत्येक व्यक्ति के मन में भाव होते हैं ना, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके मन में भाव नहीं होंगे, इमोशन नहीं होंगे। हाँ, आपका उस पर हो सकता है किसी का ज्यादा कंट्रोल है, किसी का कम कंट्रोल है, पर भाव तो होते ही होते हैं। भावों को छुपाया जा सकता है पर एक लिमिट तक, एक लिमिट से ज्यादा आप उसको नहीं छुपा सकते। तो भाव के आधार पर ही हमें लोकगीत और लोक नृत्य पढ़ने हैं। जब हम लोकगीत और लोक नृत्य का विभाजन करते हैं तो मूल शब्द क्या चलता है इसमें, भाव। अब आप देखो दो तीन बातें समझो। सबसे पहले कि जो हमारे राज्य के अंदर लोकगीत होंगे, जो गीत होंगे, इनको हम बांटते हैं तीन अलग अलग हिस्सों में। लोकगीत जो है इनको तीन अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। सबसे पहले प्रकार के जो लोकगीत होते हैं, इन गीतों को कहते हैं पद्यात्मक, जो वास्तव में लोकगीतों का सबसे महत्वपूर्ण रूप होता है। पद्यात्मक गीत सुना हुआ शब्द होगा हिंदी में, पद्यात्मक। पद्य के रूप में जिन गीतों को गाया जाता है या जिन गीतों की रचना होती है उन्हें पद्यात्मक कहते हैं। पद्यात्मक, पद्य के रूप में। गद्य और पद्य आप अंतर समझते हैं? एक सिंपल सी लाइन, राम एक लड़का है, वो क्लास 9 में पढ़ता है, ये है वो है वो, इसको गद्य कहते हैं। और इसी को आप गीत के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो पद्य थोड़ा कठिन विधा है साहित्य की, उसके अपने कुछ नियम होते हैं, उसमें राइमिंग होती है, उसमें तुकबंदी होती है, उसमें व्याकरण के नियमों का पालन करना पड़ता है और सेटलमेंट भी होना चाहिए। पहली लाइन का अंतिम वर्ड दूसरी लाइन का अंतिम वर्ड मिलना चाहिए, तुकबंदी होनी चाहिए ना। ऐसा स्टेटमेंट जब शुरू करें, जब तक समोसा में रहेगा आलू और तुम रहोगे सालू, ऐसा जोड़ देता नीचे से ना, तो आलू के साथ सालू ही चलेगा। भालू भी चल सकता है, मालू भी चल सकता है, पर आलू के साथ ऐसे ही चलेगा। ऐसा नहीं चलेगा जब तक समोसा में रहेगा आलू और क्या कर रही है तू, ऐसा नहीं चलेगा ना। अरे क्या बात हुई भाई? तो राइमिंग होनी चाहिए, तुकबंदी होगी तो वो पद्यात्मक होगा। तो इसके लिए नियम है ना, किसी ने दिमाग लगाया, तो कठिन होते हैं थोड़ा। हमको इन्हीं गीतों के बारे में पढ़ना है। पर कुछ गीत ना गद्यात्मक भी होते हैं, गद्य के रूप में भी कुछ गीतों का आयोजन किया जाता है। जैसे नरेंद्र सिंह नेगी हमारे राज्य के एक बड़े साहित्यकार भी हैं, कवि भी है, गायक भी है। तो उनके द्वारा उत्तराखंड राज्य का जो परमार वंश है ना, उस परमार वंश पे गीत उन्होंने बनाया। तो उस गीत को गाते समय मतलब स्टार्ट कर देते, सन 777-78 ईस्वी में कनकपाल नाम का राजा उत्तराखंड आया, ऐसा हुआ तैसा हुआ। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको गद्यात्मक कहते हैं। तो ये हमें नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि गद्यात्मक गीतों का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। गीतों का महत्व तब ही है जब वह पद्य के रूप में गाया जाए। तो पहला पार्ट पद्यात्मक, दूसरा पार्ट है गद्यात्मक, तीसरा पार्ट सबसे खतरनाक है, प्राचीन काल से हमारे राज्य में प्रचलित रहा। गीतों का वह रूप जिसमें दोनों रूप विद्यमान हो, गद्य प्लस पद्य, गद्य प्लस पद्य। आजकल के टाइम पे इनको कहते हैं आप रैप सॉन्ग होता ना, ये आया गीत। एक वो है वो गायक उत्तराखंड में, मैं थोड़ा नाम भूल गया, उसको गीत बनाती, चंबा घुमा दे, मसूरी घुमा दे, नैनीताल घुमा दे, मतलब गीत गा रही ना। हाँ, एक लड़की है प्रियंका जी, हाँ प्रियंका आई, प्रियंका ने गीत गाए, इधर घुमा दे उधर घुमा दे। तो वो जो गीत गा रही है ना, वो कैसा गीत है? वो पद्यात्मक। और चल रहा उसका गीत, अब अचानक बीच में एक लड़का आ जाता है, पता नहीं, तो उसके बाद तो मेरे समझ भी नहीं आता, ऐसा हो जा वैसा हो जा ना। तो वो जो बोल रहा है वो क्या चीज है? वो गद्य है, जिसको रैप कहते हैं आज के समय ना। तो रैप में क्या होता है? पद्य भी होता है और गद्य भी होता है। तो ऐसे भी हमारे लोकगीत है जिनमें गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग किया जाए। जब किसी भी साहित्य की विधा में गद्य और पद्य का एक साथ प्रयोग किया जाए
तब इसको बोलते हैं चंपू शैली के गीत। चंपू शैली के गीत का मतलब होता है गीत का वह रूप जिसमें गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग किया गया हो, किया जा रहा हो। तो आप समझो, लोकगीतों को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहले पद्यात्मक जो पद्य के रूप में हो, गद्यात्मक जो गद्य के रूप में हो। इनसे आपको कोई मतलब है नहीं। गद्य प्लस पद्य दोनों का सम्मिलित रूप, इसको चंपू शैली के गीत कहा जाता है। तो ऐसे करके हम लोकगीतों को 3 अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। अब हमें पढ़ने पद्यात्मक गीत, और पद्यात्मक गीतों के अंदर जो मूल शब्द है वो है भाव। भाव के आधार पर गीतों का विभाजन होता है। तो हमारे राज्य के अंदर कितने प्रकार से हम अपने लोकगीतों को या लोक नृत्यों को विभाजित करते हैं, उनको आप समझो। सबसे पहले प्रकार के जो गीत या नृत्य हम पढ़ेंगे, पहले प्रकार के जो गीत होते हैं उन्हें कहा जाता है संस्कार गीत। और ये आपको जरा पहले एक बात समझो कि लोकगीत और लोक नृत्यों में आपको समझना क्या है कि यहाँ पर कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, लोकगीत और लोक नृत्य में सबसे आसान क्वेश्चन वो है जहां पर आपको गीत का नाम दे दिया और पूछ लिया कहाँ का गीत है। सबसे आसान, आपको एक नृत्य का नाम दे दिया, हारुल कहाँ का नृत्य है, गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार, रवाई, आपको टिक करना है। सबसे आसान प्रश्न, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होती है। इससे थोड़ा कठिन प्रश्न पर अगर आप जाएंगे तो वो गीत के संदर्भ में कुछ अन्य बातें आपसे पूछ सकता है, जैसे किसी गीत या किसी नृत्य के बारे में कि इनमें से कौन सा नृत्य है जिसमें ढाल और तलवार का प्रयोग किया जाता है। तो आपको गीत और नृत्य के बारे में थोड़ा और पता होना चाहिए। सबसे कठिन प्रश्न लोकगीत और लोक नृत्यों में वो होता है जिसमें आपको नृत्य के साथ साथ उसकी भावात्मक विचारधारा के भी आपके प्रश्न बनने लग जाए। जैसे पूछ लेगी कौन सा गीत श्रृंगार प्रदान है, कौन सा गीत विरह प्रदान है। तो इसके लिए थोड़ा बहुत हमें साहित्य का नॉलेज होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। आप आराम से समझो। पहले प्रकार के जो गीत होते हैं हमारे पास, उन गीतों को बोलते हैं संस्कार गीत। नाम से ही क्लियर है, संस्कार यानी धार्मिक कार्यों के समय, धार्मिक अनुष्ठानिक कार्यों के समय जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या बोलेंगे। जैसे आपने कहा मांगल, तो मांगल गीत कब गाया जाता है, जैसे किसी की शादी हो रही है या किसी घर में मुंडन का कार्यक्रम। तो पहले प्रकार के जो गीत होते हैं इनको बोलते हैं संस्कार गीत। और ये गीत किस समय गाए जाएंगे, तो आप कहेंगे मांगलिक कार्यों के समय। अब ये कौन कौन से होते हैं ये हमें पढ़ना है जी आज, कि भाई उत्तराखंड में किस क्षेत्र में कौन सा धार्मिक गीत चलता है, कौन सा संस्कार गीत चलता है। तो पहले प्रकार का जो गीत है इसे बोलते हैं संस्कार गीत। इसी कैटेगरी में आगे जाओगे तो दूसरे प्रकार के गीतों पर जाते हैं। तो दूसरे प्रकार के जो गीत हमारे राज्य में गाए जाते हैं इनको बोलते हैं ऋतु गीत। अब नाम से क्लियर हो जाएगा आपको, ऋतु गीत। ऋतु गीतों का मतलब है ऋतुओं के अनुसार गाए जाने वाले गीत। तो अलग अलग ऋतुओं में व्यक्ति के मनोभाव जो होते हैं, जो इमोशंस है ना, उस पर ऋतुओं का बड़ा प्रभाव पड़ता है। आजकल तुम्हारा मूड कैसा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा ही रहेगा। चैत का महीना लगा है, मूड कैसा होगा, बहुत बेहतरीन। और अगला और खतरनाक, बैसाख, अप्रैल, मेला, थौल मेला, बढ़िया। महीना जेठ का आ जाए, मूड ऑटोमेटिक सी बात है कि खराब होने लगी जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जेठ का महीना, मई और जून का महीना ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए कष्टदायी है, सबके लिए कष्टदायी। उस समय वातावरण में प्रत्येक व्यक्ति के मनोभाव अलग हो जाते हैं। जैसे ही जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर चौमासा आएगा तो खुद लगती, तब तुमको भी लगी, सबको लगती है, खुद घर की याद आने लग जाती है। तो डिपेंड करता है कि ऋतु कैसी है। अलग अलग ऋतुओं के अनुसार अलग अलग प्रकार के गीत होते हैं। कौन सी ऋतु में कौन से गीत गाए जाते हैं, गढ़वाल में, कुमाऊं में, जौनसार में, रवाई में, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। दूसरे प्रकार के गीतों को बोलते हैं ऋतु गीत। ठीक है, 2 प्रकार के गीत हुए। तीसरे प्रकार के जो गीत हमारे राज्य के अंदर गाए जाते हैं इनको बोलते हैं कृषि गीत। अब नाम से ही पता चल रहा होगा ना, कृषि गीत मतलब ये कब गाए जाते हैं, कृषि कार्यों को करते समय जिन गीतों का गायन होता है उन गीतों को कृषि गीत कहा जाता है। ठीक है, इसकी भी कैटेगरीज है, जैसे संस्कार गीत पहला, ऋतु गीत, उसके बाद गीत आता है कृषि गीत, और फिर आता है लोक गीत और लोक नृत्यों का सबसे गजब वाला पार्ट, श्रृंगार प्रदान। ये श्रृंगार प्रदान, ऐसे गीत जिनमें श्रृंगार रस का भाव हो। श्रृंगार रस, व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के रसों का समन्वय होता है, श्रृंगार उनमें से सबसे प्रमुख रस होता है। सभी रसों का राजा कहते हैं श्रृंगार रस को। आपके घर में आपके किसी बड़े भाई या बड़ी बहन की शादी हो, आपकी फैमिली फंक्शन हो, और आपकी फैमिली फंक्शन हो, खास तुम्हारे भाई की शादी, तुम्हारी बुली की शादी, दीदी की शादी, और उस शादी में पहले से आपकी प्रिपरेशन चलती है ना, सब कपड़े ले लो, शॉपिंग कर लो, ये कर लो। अब आप सोचो कि पूरा तैयार होने के बाद शादी में दुल्हन की बहन या दूल्हे की बहन जब स्टेज पर एंटर करती है, तुम्हारे साथ भी तो कभी ना कभी फैमिली में शादी हुई हो ना, तब आप खुद को क्या चिताते, भयंकर चिताते ना, उसको बोलते श्रृंगार रस। जब तुम जाते ना, फालतू नहीं फिर किसी से बात कर, किसी ने कहा ओ अबे भाई टाइम नहीं यार भाई, उस दिन आपके मन में ये भाव है कि मैं ही हीरो हूं,
नंबर 1 में 2 पे है सलमान खान, ऐसा वाला भावना आ जाएगा, तो इसको श्रृंगार रस कहते हैं। मन में श्रृंगारता का भाव हो, व्यक्ति श्रृंगारित हो और भाव भी श्रृंगारित हो, तो इसको श्रृंगार, ये सभी रसों का राजा है। वास्तव में आप नृत्य जो है ना सबसे, अब देखो श्रृंगार प्रदान जितने भी गीत होते हैं, श्रृंगार प्रदान गीतों में नृत्य पक्का है, इनमें नृत्य नहीं होता ना। ऋतु गीत, ऋतु के अनुसार गाए जा रहे हैं, चौमासा गीत गा रहे, रोने वाला, डांस कौन करेगा? कृषि गीत, कृषि गीत में खेती का काम हो रहा है, उड़ क्या बोल, डांस करेंगे तो काम कैसे होगा? इसमें भी नहीं, मांगल में भी, यहाँ होता है नृत्य। तो श्रृंगार प्रदान, जिनमें श्रृंगार रस का भाव हो, और सभी श्रृंगार प्रदान गीत जो होते हैं वह नृत्य प्रधान भी होते हैं, उनमें नृत्यता का भाव भी होता है। इसका मतलब आप समझो, ये वाली कैटेगरी में जितने गीत आएंगे वो सब लोग नृत्य भी हो, इनमें ही नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो श्रृंगार प्रदान या नृत्य प्रदान गीत, ऐसी कैटेगरी बनी हुई है। आगे हम पढ़ेंगे विरह प्रदान गीत, आगे पढ़ते हैं उपदेशात्मक गीत, तो ऐसे करके गीतों की कई सारी कैटेगरी है। बाल गीत, छोटे छोटे बच्चों के गीत, गुगुती, बसूती, ऐसा करते, तो ऐसे गीतों की लिस्ट बनी हुई है। तो आपको भैया क्या क्या चीजें समझनी वो समझो। सबसे पहले कि गीत किस क्षेत्र का है, सबसे बेसिक बात। दूसरी बात आपको ये समझना है कि इस गीत या नृत्य के बारे में कुछ बातें पता चल जाए, बेसिक बातें, कि इसका भाई कॉन्सेप्ट क्या है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको गीत या नृत्य का भाव पता होना चाहिए। इसका भाव कैसा है, श्रृंगार रस का है या विरह रस का है। श्रृंगार रस आपको समझ में आया? श्रृंगार रस मतलब खुशी वाला एक रस, एक ऐसा रस जिसमें व्यक्ति खुश हो और उसके मन के अंदर भी श्रृंगारता का सृजन हो, कि आप सुबह उठे, और कभी कभी ऐसा मूड हो जाता होगा ना, जैसे आप कोचिंग आते हैं, तो कोचिंग आते समय कभी कभी उठे, ये लगा पानी, चल कोचिंग, तो वो नहीं है श्रृंगार रस। आप सुबह उठे और टकाटक तैयार हो रहे, जैसे शादी होगी आज, और फिर आप यहाँ आ रहे हैं, तो उस दिन आपके मन में श्रृंगार रस का भाव है, इसलिए आपने ऐसा कर दिया। इसके जस्ट उलट एक और रस होता है जिसमें किसी की याद आ जाए, रोने का जब किसी व्यक्ति का मन करे, और ये हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, कभी कभी हो जाएगा ना मूड, अब सुबह उठे और नहीं मूड आज अच्छा है, किसी की याद आ रही है, किसकी पता नहीं, पर आ रही है, तो इस प्रकार के रस को विरह कहते हैं। विरह एक होता है श्रृंगार, खुशी वाला, और उसका उल्टा रोने वाले को क्या बोलोगे? विरह, विरह रस। विरह रस के अलावा कोई छोटा बच्चा आपको मिल जाए, छोटा सा बच्चा है, आपको बड़ा प्यार आ रहा है उस छोटे से बच्चे पर, तब जिस रस का सृजन होता है उसे वात्सल्य कहते हैं, वात्सल्य, प्रेम। पर छोटे बच्चे के प्रति कोई पेड़ पौधा आपने देख दिया, प्रकृति आपने देख दी, चंद्रमा देख लिया, इसके प्रति जो रस उत्पन्न होगा उसे वात्सल्य कहेंगे। तो मुख्य रूप से हमारे जो लोक नृत्य है वो 3-4 रसों के आसपास घूमेंगे, श्रृंगार रस, खुशी वाला, विरह रस, याद वाला, वात्सल्य, छोटे बच्चे के प्रति आने वाला प्रेम। और 15 अगस्त का दिन हो और आप पिक्चर देख रहे हैं गदर, तो थोड़ी देर के लिए लगता ना कि संडे वाले के बाद मैं हूं, फिर ऐसा लग जाता है ना, तो उसको बोलते हैं वीर रस। 15 अगस्त, 26 जनवरी को जो रस हमारे मन में संचारित होता है, कोई आर्मी का पिक्चर आपने देख लिया और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि चलो भाई भी आर्मी ही बनेगा, चाहे बने ना बने ना, वो 10-15 मिनट तक रहता है मन में भाव, तो ऐसे रस को बोलते हैं वीर रस। तो गीतों के आपको रस भी ध्यान रखने हैं, गीतों का मूल कॉन्सेप्ट भी समझना है। तो थोड़ा सा कठिन तो है टॉपिक, पर क्योंकि अगर आप पर्वतीय अंचल से तो ज्यादा परेशान करेगा नहीं गीत। सबसे पहले प्रकार के गीतों पर आते हैं। पहले प्रकार के जो गीत है उनको हमने नाम क्या दिया? संस्कार। तो देखो यहां से आप अपने नोट्स बनाने स्टार्ट करें। सबसे पहले देखो, पहले प्रकार के जो गीत होते हैं इनको बोलते हैं संस्कार गीत। संस्कार गीत, देखो हमारे राज्य में कौन कौन से संस्कार गीत प्रचलित है। संस्कार गीतों में सबसे पहले प्रकार का जो गीत है इसको बोलते हैं भैया मांगल। सुना है सबने नाम? मांगल, नाम से ही क्लियर है, मांगल यानी मांगलिक कार्यों में जो गीत गाए जाते हैं। तो संस्कार गीतों में पहले प्रकार का गीत होता है मांगल। मांगल क्या है? तो गढ़वाल में गाए जाने वाले संस्कार गीतों को मांगल कहा जाता है। गढ़वाल में संस्कार गीतों को मांगल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गढ़वाल में जब भी कोई संस्कार हो, शादी, विवाह, मुंडन वंडन, कोई भी संस्कार चल रहा हो घर में, तो मांगलिक कार्यों के समय गढ़वाल में गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं? मांगल कहा जाता है, पहला। दूसरा देखो, कुमाऊं में इन्हीं गीतों को सकुनाखर कहते हैं, सकुनाखर। गढ़वाल में मांगलिक गीतों को या फिर जो संस्कार गीत होते हैं इनको मांगल कहते हैं। तो जैसे गढ़वाल में मांगल गाए जाते हैं वैसे ही कुमाऊं में इन गीतों को कहा जाता है सकुनाखर, या सौका क्षेत्र में जाएंगे तो यही इनको कहते हैं न्यूतणु। तो अब आपके पास परीक्षा में प्रश्न आए कि न्यूतणु किस प्रकार का गीत है या सकुनाखर किस प्रकार का गीत है, तो आप कहेंगे कि गीत का टाइप कैसा है? संस्कार। जैसे गढ़वाल में मांगल गाते हैं ऐसे ही कुमाऊं में, मतलब वहां सौका क्षेत्र एक अलग है, जौहर, पिथौरागढ़ ऊपर ऊपर, तो कुमाऊं में संस्कार गीतों को सकुनाखर या न्यूतणु कहते हैं, न्यूतणु। ठीक है, न्यूतणु या सकुनाखर।
कुमाऊं में गाए जाने वाले संस्कार गीत होते हैं। फिर इनके प्रकार होते हैं भाई छोटे छोटे। जब हम पढ़ेंगे पिथौरागढ़ तो आप पढ़ेंगे फाग गीत, चूड़ा गीत, दूड़ा गीत, ऐसे छोटे छोटे गीत होते हैं। पर पहली पॉइंट आपको याद रखना है, पहले प्रकार के गीत है संस्कार गीत, और संस्कार गीतों में पहले प्रकार का गीत होता है मांगल और दूसरा सकुनाखर। कुमाऊं में गाए जाने वाले संस्कार गीतों को सकुनाखर या न्यूतड़ो कहते हैं, गढ़वाल वालों को मांगल। तो ये पहले प्रकार के बहुत लिमिटेड होते हैं संस्कार गीत। दूसरे प्रकार के गीतों पर चलो। दूसरे प्रकार के जो गीत हमारे राज्य में गाए जाते हैं भाई, उनको बोलते हैं ऋतु गीत। ऋतुओं के अनुसार गाए जाने वाले गीत ये होते हैं ऋतु गीत। दूसरे प्रकार के जो गीत हमारे राज्य में गाए जाते हैं इनको कहते हैं ऋतु गीत। अब जरा मेरी बातों को आप समझो पहले ऋतु गीतों के बारे में, कि भैया भारतवर्ष का तो हिसाब किताब यहाँ चल नहीं रहा है, यहाँ चल रहा है उत्तराखंड का हिसाब किताब। हमारे राज्य में देखो, भारत में भी ये मानते हैं कि 3 प्रमुख ऋतुएं हैं। कौन कौन सी ऋतु होती है? तो सर एक ऋतु होती है गर्मियों की, इसको बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु, ठीक है। दूसरी ऋतु होती है ठंडियों की, इसको बोलते हैं शीत ऋतु। वैसे तो 6 मानते हैं ऋतुएं, लेकिन प्रमुखतया 3 ऋतुओं का प्रचलन है। और तीसरी ऋतु होती है वर्षा ऋतु। तो अगर आप इंडिया के क्लाइमेट को देखो और समझो तो हमको ये समझ आता है कि भारत में मुख्य रूप से 3 ऋतुओं का प्रचलन है, गर्मी, सर्दी और वर्षा, ठीक है। अब सुनो, जो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म गर्मियों का जो मौसम होता है, ग्रीष्म ऋतु को हमारे राज्य में रूढ़ी कहते हैं, रूढ़ी, ठीक है, रूढ़ी, या फिर इसको बोलते हैं खरसू। रूढ़ी या खरसू उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु को कहा जाता है। हमारे राज्य में शीत ऋतु को ह्यूंद कहते हैं, ह्यूंद, सुना है आपने वर्ड? ह्यूंदी का दिन मतलब सर्दियों के दिन, ह्यूंद। शीत ऋतु को उत्तराखंड में ह्यूंद कहा जाता है। और वर्षा हमारे राज्य में शुरू होती है जुलाई से स्टार्ट। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीना भयंकर बारिश लगती है, तो इसको चौमासा कहते हैं, चौमासा। तो पहले आप लोकल नाम जान लो अपने राज्य के अंदर प्रचलित ऋतुओं के। उत्तराखंड में जो ऋतुएं हैं वो है तो 3 ही, पर उनके नाम आप ध्यान रखो कि ग्रीष्म ऋतु को कहते हैं रूढ़ी या खरसू, शीत ऋतु को कहते हैं ह्यूंद, और वर्षा काल को कहा जाता है चौमासा। तो तीनों ऋतुएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। जब भी हम ये लेक्चर पढ़ें, कला और संस्कृति का कोई भी लेक्चर पढ़ें, तो आप लोग सबसे पहले अपने मन में एक चीज को सेट कर लो कि अगर 2024 में बैठकर और 2024 में सोच के आप ये लेक्चर पढ़ना चाहोगे तो दिमाग में नहीं घुसेगा। आपको इन लेक्चरों को पढ़ने के लिए कम से कम 200 साल पहले जाना है। आज सोचोगे तो आपको लगेगा गुरुजी ड्रामा है ये सब, है ना, क्योंकि आज हम संसाधनों से युक्त है। तो तुम में से कितने लोग हैं जो लोकगीत या लोक नृत्य का गायन करोगे? नहीं करोगे, करना भी क्यों है। कभी आपके मन में कोई विरह रस का भाव या श्रृंगार रस का भाव आ जाए, कभी तुम्हारे मन में श्रृंगार रस का भाव आ जाए, तो मोबाइल है तो ना, तो आप गीत नहीं गाएंगे, गीत सुनेंगे, जैसा मर्जी जो मर्जी सुनो। भाई श्रृंगार वाला गीत लगा, तुरंत लगा देता हूँ एक झटके में ना, रोने वाला सॉन्ग, तो रोने वाला आ जाएगा। तो आज क्यों कोई व्यक्ति गीत गाएगा? आज के समय नहीं। आप जाओ 200, 300, 400 साल पहले, जब इंसान के पास कोई संसाधन नहीं था, क्योंकि इन गीतों की रचना तभी तो हुई है ना कि ग्रामीण परिवेश में कोई व्यक्ति रह रहा है, उसके पास मोबाइल फोन टीवी भी कुछ नहीं, तो उस समय एकांतता में बैठा हुआ कोई व्यक्ति, वनों में गया हुआ, वनों में विचरण करने वाला कोई व्यक्ति, और उसके मन में कोई मनोभाव उत्पन्न हो, तब वो इन गीतों का गायन करता था। तो गीतों के लिए पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। जब पीछे जाएंगे तभी ये आपको समझ में आएंगे। तो अब देखो ऋतुओं के अनुसार कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, आपको गीतों का भाव समझना है। सबसे पहले प्रकार का जो ऋतु गीत होता है, पहले प्रकार का ऋतु गीत, इस गीत का नाम ही है चौमासा गीत। पहले प्रकार का जो ऋतु गीत होता है, इस गीत का नाम ही, गीति का नाम चौमासा है, और चौमासा खुद में एक ऋतु भी है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं ना कि चौमासा गीत किस ऋतु में गाए जाते हैं? वर्षा ऋतु में। अब सुनो कथाएं अपने राज्य के आर्ट एंड कल्चर की, हमारे राज्य की कला और संस्कृति की। तो उत्तराखंड राज्य में बहुत प्राचीन काल से हमारी एक सामाजिक व्यवस्था बनी हुई थी। क्या होता था? 200, 300, 400 साल पहले हमारे प्राचीन समाज में भैया बाल विवाह का प्रचलन था, पता है ना आपको? तो आप गांव में जाओ, दादी नानी से पूछो कि नानी की शादी कब हुई, नानी बोली 9 साल में, 11 साल में। तो बहुत छोटी उम्र में लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था। तो बाल विवाह प्रचलन में था। पहली बात, विवाह की परंपराएं आज से बिल्कुल भिन्न थी। मैंने आपको पुराने लेक्चरों में भी बताया कि ऐसा नहीं कि लड़का लड़की पहले एक दूसरे को पसंद करे, नहीं, घर वाले विवाह तय कर देते। अब जो हो गया तो हो गया, बताओ। तो सबसे पहली कंडीशन कि बाल विवाह प्रचलन में था। कंडीशन नंबर 2 कि आपकी मर्जी से विवाह नहीं हो रहा है, तो आपको अपना जीवन साथी तय करने का अधिकार नहीं होता था, घर वाले शादी कर लेते।
तो इसके दो पक्ष होंगे ना। पहला पक्ष कि आपको जीवन साथी अच्छा मिल जाए, वेरी गुड। इसका एक नेगेटिव पक्ष भी हो सकता है, अच्छा ना मिले, है ना। तो बाल विवाह प्रचलन में है, आप अपने जीवन साथी का चयन खुद नहीं कर रहे हैं। एक लड़की जिसका विवाह अमूमन 9 से 10 साल की उम्र में हो जाता, अब आप कल्पना करो, खुद से सोचो, जब तुम 9-10 के थे तब तुम्हारा विवाह हो गया और आपको एक घर में भेज दिया गया। आप जिस घर में गए हैं, तो हमारे राज्य में वैवाहिक परंपराएं ऐसी है कि दूल्हा लड़का वाले बारात लेके जाएंगे दुल्हन के यहाँ। एक जगह को अगर छोड़ दे कि जौनसार में कभी कभी जो जोड़ा विवाह हो जाता है उसको छोड़ दो, तो अन्य सभी जगह पर जब शादी होगी तो लड़का वाले बारात लेके जाते हैं लड़की के घर। शादी लड़की के घर पे होती है ना, शादी कहाँ होती है, लड़के के घर की लड़की के घर, लड़की के घर। तो लड़की के घर विवाह हुआ, इसके बाद लड़के वाला दुल्हन लेके वापिस आ गए। राज्य में परंपरा है किसी भी कार्य को दोहराने की, एक रास्ता एक बार ना चले 2 बार चले तो फिर अगले दिन ये फिर वापिस चल जाते हैं, है ना। दूल्हा दुल्हन 1-2 फ्रेंड चलो रे फिर से, तो फिर दुल्हन के घर चल जाते हैं और फाइनली चौथे दिन जो दुल्हन के घर वाले हैं वो दुल्हन को फाइनली विदा करते हैं। उसको दुणोज कहा जाता है। दुणोज सुना आपने, एक शब्द चलता है हमारे राज्य में, दुणोज। तो दुणोज एक शब्द है। दुणोज वो प्रक्रिया जिसमें जैसे पहले दिन बारात गई लड़की के घर, लड़की के यहाँ शादी हुई तो दुल्हन आ गई यहाँ, फिर अगले दिन दूल्हा अपने कुछ दोस्तों के साथ फिर से दुल्हन के घर जाता है और फिर फाइनली चौथे दिन जो दुल्हन के घर वाले हैं, जैसे दुल्हन के पापा, चाचा, ताऊ, ये सब लोग दुल्हन को फाइनली विदा करते हैं। तो ये जो दुणोज नाम की प्रक्रिया है ना, इसमें घर के बड़े लोग बेटी को विदा करते समय उसकी व्यवस्था कर देते हैं हर चीज की। जब ये दुल्हन को विदा करते हैं ना, तो जैसे दुल्हन के 5 चाचा ताऊ हो, तो दुल्हन जिस फैमिली से है अगर वो 5 भाई है तो 5 दोण अनाज वो दुल्हन के साथ में दे देते हैं ना, आटा चावल ये वो, तो दोण देना पड़ता है। क्यों ये दोण देना पड़ता है? क्योंकि हमारे राज्य में एक परंपरा है प्राचीन काल से कि आज के जैसे नहीं, पहले क्या सिस्टम होता था कि एक बार दुल्हन को आपने विदा कर दिया ना, ससुराल भेज दिया, तो दुल्हन को जब मन करे तब वो मायके नहीं आ सकती। आज की तरह नहीं था ना सिस्टम, वो बुक किया और चल मायके चली गई, ऐसा नहीं। तभी सिस्टम क्या है कि एक बार अगर दुल्हन ससुराल चली गई तो उसके मायके आने के स्पेसिफिक मंथ है, कुछ स्पेसिफिक मंथ। अब सारी कहानी एक साथ कलेक्ट करो। हमारे राज्य में सबसे ज्यादा विवाह जो है वो बैसाख के महीने होते हैं। अब अगले महीने देखो आप, लगातार अप्रैल में ना खूब सारे विवाह होते हैं। तो अमूमन ये देखा गया कि राज्य के अंदर अधिकांश लड़कियों का विवाह बैसाख के महीने हो जाता। तो यानी कि अप्रैल के महीने एक लड़की की शादी हो रही है, उसकी उम्र 9 से 10 साल है बस, या मान लो 11-12 ज्यादा से ज्यादा। तो 9 से 10 साल की लड़की अप्रैल के महीने अपने घर से गई ससुराल, वापिस मायके आएगी कोई भी लड़की, उसके लिए नियम बना है भाई प्राचीन परंपरा के अनुसार कि जब तक चैत का महीना ना आए तब तक आप मैथ नहीं जाओगे। तो चैत के महीने में तो एक नियम बना रखा है हमारे राज्य में कि चैत के महीने सास का मुंह नहीं देखते, मर जाती है बल सास, तो सास बोलती जा जा फिर ना। तो चैत का जब महीना आएगा तब ही लड़कियां अपने मायके आ सकती थी, अभी की बात नहीं करे, पुरानी बात है। तो सिर्फ एक महीना है। तो 9 से 10 साल की एक लड़की का विवाह हुआ, वो अपने ससुराल गई। चलो मान लो कि समाज ही इस प्रकार का था, लेकिन अब ससुराल में उसके सामने चैलेंज क्या है कि जिससे उसका विवाह हुआ उस इंसान को पहली बार फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही। जिस व्यक्ति से विवाह हुआ, तो लड़कों के लिए सामाजिक परंपरा हमारे राज्य में इस प्रकार की बनी है कि लड़का विवाह के बाद ये नहीं कि घर ही पे रहेगा, 1-2 महीने वो घर पे रहा और उसके बाद उसको जॉब करने के लिए जाना पड़ेगा। मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था थी ना, तो पुरुष घर पर नहीं रहता था, वो पैसा कमाने के लिए चले गया। तो एक लड़की का 9, 10, 11, 12 साल की उम्र में विवाह हुआ, विवाह के बाद वो गई ससुराल, ससुराल में पतिदेव चले गए जॉब पे। अब उसको सारे घर की व्यवस्थाओं को संभालना होता। ऐसा नहीं कि 9-10 साल की लड़की तो कुछ काम नहीं करेगी, कृषि, पशुपालन, घर की सामाजिक प्रथाएं, सब चीज उसको हैंडल करनी पड़ेगी। तो इन सब चीजों को जब वो हैंडल करती, तो मान लो अप्रैल, मई, जून, जुलाई तो चल जाएगा, लेकिन कहते हैं कि जब ये ऋतु आती है ना, वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु पहाड़ों में डरावनी होती है। चौमासा पर्वतीय क्षेत्र में डरावना होता है। आप में भी अधिकांश बच्चे होंगे ना पहाड़ों के, तो आप बताओ पहाड़ों में कैसी स्थिति, चारों तरफ घास ही घास, बारिश हो रही है। यहाँ शहरों में तो नहीं होती भाई बारिश, पहाड़ों में तो एक बार लग गई तो 10-10 दिन चल रही लगातार। और उस 10 दिनों के अंदर फिर उस लड़की को, क्योंकि वो घर की बहू है, तो चुपचाप नहीं बैठ सकती, उसे सारे अरेंजमेंट करने, खेती पे भी करना है काम, घास भी लेकर के आना है, लकड़ी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था। सास बड़ी खतरनाक होती थी कुछ साल पहले तक, अभी की सास तो टिकटॉक वाली है तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, अभी ठीक है मॉडर्न। और सबसे अच्छी सास तो ये बैठे हैं मेरे सामने, आपकी जनरेशन वाले। जब आप सास बनेंगे तो आप बहुत यूनिक होंगे, पर अभी तक जो पुरानी जनरेशन है वो सास अच्छी नहीं। और पहले की तो और खतरनाक ना भाई, जो दादी परदादी टाइप की, सास के ताने भी झेलो, ससुर के ताने भी झेलो, ये सब कुछ। और उस बीच में जब चौमासा ऋतु आती, तो अब आप ये बताओ क्या इस 9 से 10 साल की लड़की को अपने मायके की याद आएगी, हाँ या ना? कॉमन सेंस है ना, डरावना है, मतलब
मायके में लड़कियां महारानी होती, राजकुमारी होती है। जब तक कोई लड़की मायके में है तो वो राजकुमारी है, मन मर्जी है, जैसा मन करे, काम करना है करो, ना करना है। लेकिन ससुराल में नहीं चलेगा ना भाई, वो दूसरा घर है तो वहां काम करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि जब चौमासा ऋतु आती थी तो चौमासा के समय जो नव विवाहिताएं हैं, जिनका नया नया विवाह हुआ है, वो अपने मायके की याद में या अपने पति की याद में जिन गीतों को गाती थी उनको चौमासा कहते। आप भाव बताओ क्या लिखूं? क्या यह एक श्रृंगार प्रदान गीत होगा? खुशी में गाया जाने वाला है या दुख में? बस आ गया, निकल गया पूरा पॉइंट। लिखो चौमासा गीत क्या होता है। चौमासा नव विवाहिताओं के द्वारा, जो नव विवाहिताएं हैं, नव विवाहिताओं के द्वारा, जो न्यूली मैरिड है, जिनकी अभी भी शादी हुई है, नव विवाहिताओं के द्वारा कहां गाए जाते हैं? ससुराल में, मायके में? ससुराल में गाए जाने वाले विरह प्रदान गीतों को चौमासा गीत कहा जाता है। नव विवाहिताओं के द्वारा ससुराल में गाए जाने वाले, ससुराल में गाए जाने वाले विरह प्रदान गीतों को चौमासा गीत कहा जाता है। चौमासा यह एक विरह प्रदान गीत होते हैं जो मायके की याद में या पति की याद में, या आप सरल भाषा में कह सकते हैं किसी की याद में। तो खुदेड़ इनकी प्रवृत्ति होती। खुदेड़ समझते हो वर्ड? खुद मतलब है याद आना, और खुद से निकला हुआ शब्द है खुदेड़। तो ये एक प्रकार के खुदेड़ गीत होते जो खुद में गाए जाते, याद में गाए जाते। अब भाव कैसा होगा? विरह प्रदान। एक पॉइंट तो खत्म हुआ। अब जिस लड़की का विवाह हुआ, तो देखो भाई पुराने टाइम पे ना, जब लड़कियों का विवाह होता तो विवाह के समय लड़की अपने मायके से जब उसको ससुराल ले जाते तो वो मायके से ही रोना स्टार्ट कर देती और ससुराल तक रोती रहती भाई। और वो मजाक नहीं करती, वो सच में रोती थी ना, क्योंकि उसको पता है कि अब इस घर में आऊंगी तो भैया कब आना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, चैत के महीने में। अभी की दुल्हन नहीं रोएंगी, अभी वाली दुल्हन को क्या रोना, तो अभी ज्यादा सिस्टम है नहीं, ऐसा ही चल जाता है। मेरी भतीजी की शादी हुई सुबह और शाम को आ गई वापिस, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हमारा घर है, एक मकान छोड़ो, दो मकान छोड़ो, यहाँ पे एक और घर है। तो मेरी भतीजी यहाँ आई थी हमारे घर पे कुछ दिन के लिए, उसको प्रेम विवाह हो गया, वहां एक लड़का रहता था, इनकी बातचीत हुई, इन्होंने कहा हम शादी करना चाहते, कर लो। तब इनकी जब शादी हुई तो शादी होके मतलब कोई नहीं रोया, कोई नहीं, न मैं, ना इसकी मम्मी, ना पापा, कोई भी नहीं रोए। क्यों नहीं रोए? क्योंकि यहाँ पे कहीं विदा होगी, मतलब वेडिंग पॉइंट में करवाई स्पेशल शादी इनकी ना। तो विदा हुई, तो ये यहाँ चली गई। और आज इसकी विदाई है, इसको भी रोना नहीं आ रहा था। हमने कहा सब देख रहे, कुछ तो कर ले, थोड़ा नाटक ही कर। उसने कहा फील नहीं आ रहा। मैंने कहा यार फील तो मुझे भी नहीं आ रहा, क्योंकि बगल में है तो बिल्कुल, दो मकान छोड़ के भाई। और जैसे इसकी आज विदाई हुई तो अब फील होता ना घर से, यार एक इंसान नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ये शाम को आ गई यहाँ, चापत्ती दो, बल चापत्ती, शाम को चाय बना रही होगी ना वहां, कह रहे तो चाचा चापत्ती का पैकेट दे दे। अबे यार अभी तो गई थी तो ना, तो ये नहीं रोएगी। मतलब ऐसा क्या क्या मतलब है? ये आई नहीं मायके, इसकी शादी को लगभग 4 साल हो गए, 4 साढ़े 4 साल, ये मायके ही नहीं आई आज तक। क्यों नहीं आई? क्योंकि ये मायके में ही तो है। अभी हमारे घर पे है, ये इस समय घर पे ही रहती है, दिन रात है ही नहीं विदा, या अगल बगल बस। और आने के लिए कभी गेट से नहीं आई, छत से ही टप जाती है, एक तो ऐसा। तो अभी दुल्हन क्यों रोएगी ना, मतलब अगल बगल है, उसको कुछ से मिलना है पास में। अब सोचो अगर इसके लिए ये कंडीशन होती कि आप एक बार चले जाओ ससुराल और वापिस आओगे कब? तो जब महीना होगा चैत का, तब थोड़ा रोना आएगा ना। तो लड़की खूब रो रही है, और जब ये ससुराल में है तो चौमासा इसको काटना बहुत मुश्किल होगा, जिससे चौमासा गीत गाया। चौमासा शुरू कब होता है? तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 4 महीनों में इसको बड़ा कष्ट हुआ। अक्टूबर के बाद इस लड़की का बस एक ही टारगेट है कि ये 1 महीने का वेट कर रही है। महीना कौन सा है? चैत। कब आएगा चैत का महीना? आपने सुने लोकगीत, कब चैत का महीना आएगा और कब मैं अपने मायके जाऊंगी, फर्स्ट टाइम, पहली बार। और चैत का महीना जब आएगा तो पता कैसे चलेगा? मैंने कहा 400 साल पहले चल जाओ, ना कैलेंडर है ना फोन है, गांव में किसी को नहीं पता है क्या तारीख है, क्या बार है, किसी को पता ही नहीं है। ग्रामीण परिवेश, सब लोग अपने काम में बिजी हैं। तो इस लड़की को पता कैसे चलेगा कि चैत का महीना आ गया है या आने वाला है? तो ग्रामीण समाज के अंदर जितने भी हमारे राज्य के अंदर दास वर्ग के लोग होते हैं, वो चैत का महीना आने से तुरंत पहले एक गीत गाना शुरू करते हैं, उसको बोलते हैं चैती पासरा। चैती पासरा मतलब चैत का महीना आने वाला है। जैसे कल से चैत का महीना लग रहा है तो उससे 1 हफ्ते पहले गीत शुरू हो गए। कौन से गीत? चैती पासरा। चैत का महीना आने वाला जब है तब गीत गाए जाते चैती पासरा। अब आप इमेजिन करो कि लड़की का विवाह हुआ था अप्रैल में और उसने पूरा 1 साल अपने ससुराल में काट दिया इस उम्मीद में कि कब चैत का महीना आ रहा। वो लड़की गई है जंगल में घास काटने, और घास काटते काटते उसको अचानक से गीत सुनाई देता है जो दूर कहीं कोई गा रहा है, जिसमें कोई व्यक्ति कह रहा है कि आज कल सुबह से चैत का महीना लग गया। लड़की के मनोभाव कैसे होंगे?
दुख होगा कि खुशी? भयंकर वाली ना, काट घास फटाफट सीधा। और अभी इसको घर जाके कुछ नहीं करना है, घर गई सासू माँ, कल से मुंह नहीं देखते हो, मर जाएगी तो फालतू में, और निकलो भाई। तो चैती पासरा कैसा गीत होगा? ससुराल में ही गाया जाता है, पर क्या ये विरह होगा कि श्रृंगार? बस लिख दो चैती पासरा। चैत्र मास के आगमन पर, जब चैत का महीना आता है तो चैत्र मास के आगमन पर गाए जाने वाले श्रृंगार प्रदान गीत। इनका भाव समझना, किसका भाव क्या है? तो चैत का महीना आने पर गाए जाने वाले जो श्रृंगार प्रदान गीत होते हैं उन्हें चैती पासरा कहा जाता है। चैती पासरा चैत के महीने में चैत्र मास के आगमन पर गाए जाने वाले श्रृंगार प्रदान गीतों को चैती पासरा कहा जाता है। हमारे राज्य के लोकगीतों में चैती पासरा का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। चैती पासरा श्रृंगार प्रदान गीत होते हैं, ठीक है, नव विवाहिताओं के द्वारा गाए जाते हैं। सुनो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, जब तक हम पढ़े लोकगीत, लोक नृत्य या कला, तो कला के प्रत्येक टॉपिक का नायक जो है वो नायिका होगी। यानी हर जगह पर बात स्त्रियों के बारे में की जाएगी। बुरा मत माना लड़का लोग, हाँ, तुम्हारे लिए नहीं है कोई गीत, मायका जाने पे, ससुराल जाने पर तुम्हारे लिए नहीं कोई गीत, कोई नृत्य, कुछ भी नहीं, क्योंकि कला, श्रृंगार का नायक सदैव नायिका होती है, स्त्रियों के लिए है कला, ठीक है। तो चैती पासरा दूसरा गीत है और इसको श्रृंगार प्रदान गीतों की श्रेणी में रखा जाता है। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो, लड़का हो या लड़की, यहां पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर बहुत लंबे समय अंतराल के बाद अगर आप अपने गांव जा रहे हैं, तो गांव जाते समय जब आप गांव जा रहे हैं और गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, तो क्या रास्ते में जाते जाते तुम गीत सुनते हो रे? सुनते ना, हेडफोन लगा के सुनते ना, ऑब्वियस सवाल, मजा आती है ना। गांव पहुंचे नहीं है अभी, आप अभी जा रहे हैं रास्ते में और मन में कल्पनाएं चल रही है कि जब मैं गांव जाऊंगा तो ऐसा होगा, तो ऐसा होगा। तो वो स्त्री जब अपने ससुराल से निकली अपने मायके के लिए, पहली बार, फर्स्ट टाइम जब वो मायके के लिए निकल रही है, तो उसके मन में ये श्रृंगारता का भाव होता है। तो वो चैती पासरा गीत, चलते चलते चैती पासरा गीत गाती है। गांव में क्या गजब का माहौल होगा, सुनो आप। मान लो इनके गांव का नाम है ए। अब इस ए गांव के नाम, जो इस लड़की का गांव है, इस गांव में जितनी भी नवविवाहिताएं होंगी, यानी इस गांव की जितनी भी बहुएं होंगी, वो भी तो जाएंगी ना अपने मायके। तो सास के लिए सबसे टेंशन कौन है? बहू। और बहू जा रही है, सारी बहुएं चली गई। तो इस गांव की सारी बहुएं चली गई अपने मायके, और इस गांव की सारी बेटियां आ रही है। एक ही बेटी थोड़ी आ रही है, ध्यान कहते हैं हमारे राज्य में बेटियों को, जिनकी शादी हो गई, ध्यान। तो सारी ध्यान आ रही है। तो ये आई यहां से सीता, जिसकी शादी हो गई थी, और सीता गांव की तरफ आ रही है, और सीता की बचपन की बेस्ट फ्रेंड गीता भी आ रही है। तो सीता इधर से, सब आएंगे नहीं वापिस। और ये सच्ची दोस्ती है, पुराने जमाने की दोस्ती। इसलिए जब पुराने टाइम पे लड़कियों का विवाह होता तो सबसे ज्यादा उसकी दोस्तें रोती थी, बिछुड़ गई ना भाई, विदा हो गई। अब सीता और गीता एक साल से मिले नहीं है, क्योंकि सीता की भी शादी हो गई, गीता की भी हो गई। अब आप सोचो कि जब ये मायके पहुंचे, अपने गांव में पहुंचे, तो ये जब इसको मिलेंगे तो कैसा सीन होगा, समझ सकते हैं? तो ये दोनों जब एक दूसरे को, ई बेटा गीता, और बाकी सब साइड हो जाओ भाई ना, बाकी लोग किनारा हो जाओ भाई, सीता और गीता का मिलन होगा ना गजब का। इनको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? तो जब ये नवविवाहिताएं जैसे ही अपने मायके में पहुंचती थी चैत के महीने में, तो अपने मायके पहुंचते ये अपनी दोस्तों से मिलेंगे भाई, तब ये जो गीत गाएंगे। मायके पहुंच गए, अब ससुराल नहीं है, अब मायके पहुंच गए, यहां पर ये जो गीत गाते थे, इस गीत को बोलते हैं बासंती। बासंती, बसंत का आगमन हो गया, लोग अपने अपने गांव पहुंच गए, तब वो जो गीत गाते थे उसे कहते हैं बासंती, ठीक है, बासंती। नव विवाहिताओं के द्वारा मायके में गाए जाने वाले श्रृंगार प्रदान गीत। बासंती भी कैसा गीत होगा? श्रृंगार प्रदान। बासंती गीत जो है वह श्रृंगार प्रदान गीतों की श्रेणी में आता है। बस विरह प्रदान तो एक ही है, कौन? चौमासा। बस चौमासा जो है वह एक प्रकार का विरह प्रदान गीत है। बाकी चैती पासरा और बासंती जो है वह राज्य में गाए जाने वाले श्रृंगार प्रदान गीत है। श्रृंगारता का जिनमें भाव हो वह श्रृंगार प्रदान गीत होता है, ठीक है। तो नव, देखो ऋतुओं का प्रभाव पड़ रहा है ना, ऋतु बदल रही है। अभी चौमासा था तो विरहता थी, अभी बसंत आया तो बसंत ऋतु के आगमन आते ही, बसंत ऋतु के आते ही गीत कौन से शुरू हो गए? बासंती। तो बासंती कैसा गीत होगा? यह एक प्रकार का श्रृंगार प्रदान गीत है। अब नव विवाहिता अपने मायके में पहुंच गई, अब वो जिसकी शादी हुई थी सीता की, तो सीता पहुंच गई मायके में। तो मायके में पहुंचने के बाद तुम्हारे घर में भी तुम्हारी दीदियां, कोई नव विवाहिता जिनकी शादी हो जाती है ना, और फिर वो अपने मायके आते हैं, तो रानी की तरह रहती है ना, रहना पड़ेगा भाई, वो एक साल उधर रहे पूरा का पूरा। उसके बाद तो भैया चाय भी इधर बिस्तर में चाहिए मेरे को ना, अभी ठाट करने के दिन है, बस 1 महीना। जहां चैत खत्म हुआ वहां उसको वापिस भी लौटना पड़ेगा, वापिस। तो रोना तो आ ही जाएगी ना। कहाँ जा रही? जेल। अभी नहीं है वो जेल, पहले के टाइम ना, क्योंकि
प्राचीन काल में हमारे राज्य का जो स्त्री वर्ग है उसने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत करी। पुरुष तो काम करने मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था में बाहर चले जाता, तो एक महीने का अपना रिलैक्स लेने के बाद वो अपने मायके चली गई। अब जब वो जाएगी वापिस से अपने मायके, तो वहां पर ऋतुओं के अनुसार ससुराल, तो वहां कौन कौन से गीत गाए जाते हैं? देखो नाम से ही पता हो जाएगा, रूढ़ी गीत। रूढ़ी गीत कब गाए जाते हैं? ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के समय, ग्रीष्म काल में गाए जाने वाले गीतों को, वे गीत जो ग्रीष्म काल में गाए जाते हैं रूढ़ी गीत कहलाते हैं। रूढ़ी गर्मी के समय गाए जाने वाले जो गीत हैं, इन गीतों को रूढ़ी कहते हैं। ऐसे देखो इसके अनुसार एक और गीत होता है हमारे राज्य के अंदर, बारामासा कहते हैं उसको, बारामासा। बारामासा भी एक ऐसा ऋतु गीत है जो नाम से समझ आएगा आपको। बारामासा किसको बोलते हैं? 12 के 12 महीने। पहाड़ का जनजीवन सदैव ही कष्टमयी रहा है, उसमें ऋतुओं का इतना प्रभाव नहीं है। ऋतु कोई सी भी हो, पहाड़ का जनजीवन कष्टदायी होता है। और आप कभी भी चले जाओ भैया गांव, किसी भी समय किसी भी सीजन में गांव चले जाओ, थोड़ा समय गांव वालों के साथ बैठ के कभी डिस्कशन करो। जैसे आप चले गए और आपको दिख रहा है कोई ताऊ जी चाचा जी गांव में रहते हैं, और आपने उनको पूछा चाचा जी क्या हाल है, ताऊ जी क्या हाल है, तो एक शब्द बहुत कॉमन है उत्तराखंड के पर्वतीय अंचलों में, एक बहुत कॉमन शब्द है, वो बोलते हैं बार बार, हे राम दा, ये बोलते हे राम दा बल ना। हर जगह पे कुछ भी बोल दो कि कैसा चल रहा है घर में सब कुछ, तो वो हमेशा कहेंगे हे राम दा, क्या क्या चल रहा, कुछ भी नहीं। खेती कैसी चल रही? कुछ नहीं, बांदर ने खा दिया सब कुछ, सुगूर ने फसल खा दी। और ये कैसे चल रहा ना, तबियत कैसी है? कभी सुना है आपने पॉजिटिवली आप गांव में जाएं, पर्वतीय अंचल का कोई व्यक्ति हो और आप उससे पूछे कि स्वास्थ्य कैसा है, और वो कहे टकाटक, चाहे उसका स्वास्थ्य टकाटक है भी क्यों नहीं, और टकाटक नहीं कहेगा, अरे ना 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 बेकार है, बहुत कम दिन है अभी, क्योंकि 12 के 12 महीने वहां कष्टदायी होते हैं। तो हर महीने ऋतु के अनुसार उनको जो कष्ट हो रहे हैं उसको इंगित करने के लिए जो गीत गाए जाते हैं उसको बोलते हैं बारामासा। तो देखो ये सब ऋतु गीत हो गए, चौमासा, चैती पासरा, बासंती, रूढ़ी और बारामास, ये है ऋतु गीत। ये ऊपर वाले कौन से? संस्कार। तीसरे नंबर पे चलो, तीसरे प्रकार के गीत कृषि। अगला टॉपिक आओ, कृषि गीत। राज्य में गाए जाने वाले प्रमुख कृषि गीत, उत्तराखंड में गाए जाने वाले प्रमुख कृषि गीत। पर्वतीय क्षेत्र में कृषि कष्टदायी, थकावट वाली है ना, है। पहाड़ों में आप लोग रहे हो तो आपको पता है खेती का काम कठिन है भाई, मजाक थोड़ी है। खेती करते समय सबसे कठिन काम क्या है? गेहूं की खेती करना कि धान की? धान की, क्योंकि धान की खेती के लिए रोपनी लगानी पड़ेगी, और रोपनी कोई आसान काम नहीं है ना, कष्टदायी। तो आषाढ़ का महीना जैसे ही आता है, तो आषाढ़ के महीने में क्या होता है ना कि जुलाई में बारिश होने वाली है, इसलिए बारिश के आने से पहले पहले हम अपनी फसल बो दें। तो जून के महीने खूब रोपनी लगती है हमारे राज्य में। रोपनी लगाई आपने? रोपाई। तो पहाड़ों के जनजीवन में जब रोपाई का सीजन आता है ना, तो बहुत थकावट वाला महीना है, बहुत थकान। क्योंकि पहाड़ में ऐसा भी नहीं चलता है कि मेरे 5 खेत हैं और मैंने अपने 5 खेतों में रोपाई कर दी तो काम चल गया, ऐसा थोड़ी होगा। आज एक एक घर में रोपनी लगेगी तो सब यहीं जाएंगे ना, फिर ऐसा होगा ना। आज आपने ए के खेत में गए, कल बी के खेत में, तो ये सब यहाँ, परसों सी, तो पडियाल देनी पड़ती, पडियाल, वो मेरे यहाँ आए तो मुझे उनके यहाँ जाना है। तो पूरे गांव का जो रोपाई का सिस्टम है उसको कंप्लीट होने में लगभग 1 महीना लग जाता है। तो उस पूरे महीने में गांव का प्रत्येक व्यक्ति थका हुआ है, वो स्वयं को थका हुआ महसूस करता है। तो इसलिए जब वो कृषि कार्य कर रहा है, खासकर जब वो धान की रोपाई करता है, तो धान की रोपाई में कुमाऊं में एक परंपरा है, गढ़वाल में कम, कुमाऊं में ज्यादा। कुमाऊं में एक परंपरा है, उसमें क्या करते हैं कि जैसे ही आप धान की रोपाई करें, बोर हो गए भाई, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए धान की रोपाई करते करते, आदमी थक भी गया, बोर भी हो गया। तो जिस समय धान की रोपाई की जाती है उसी समय खेत के पास में एक व्यक्ति हुड़का लेकर के आता है। हुड़का शब्द सुना है? हुड़की, आगे चित्र देखेंगे, ढोलक मतलब एक प्रकार का, इसको बोलते हैं हुड़की। एक ऐसा ढोलक जिसको आप हाथ से कैरी कर सके, ऐसा छोटा सा, इसको ऐसा पकड़ो और हाथ से बजाते हैं। बड़ा है तो ढोलकी, ढोलकी बोलते हैं जिसको ऐसा टांग देते हैं, बड़ा ढोलक। और हुड़की मतलब छोटा सा जिसको हाथ से कैरी कर सके। तो जैसे ही धान की रुपाई हो रही है आपके खेत में, तो एक हुड़का वादक आता है, वो हुड़का बजाता है। तो हुड़के की थाप पर अब धान की रुपाई होती है, क्योंकि थक गए सब लोग, बोर भी हो गए, इतना बड़ा खेत है उसमें रुपाई करनी है। तब इसमें क्या होता है, मान लो ये हुड़की है तो हुड़की की थाप बजाता है एक व्यक्ति। पहले उसने गीत लगाया थोड़ी देर, सब एंटरटेनमेंट ले लिए। उसके बाद उसने जैसे धम से ऐसा एक हुड़का मारा, तो सब लोग क्या करते हैं, धान के पौधे होते हैं ना, तो धान के पौधों में जैसे उसने धम मारा तो एक पौधा ऐसा निकाल देते। अब उसने धम मारा तो ऐसा कर देते थोड़ा, फिर उसने धम मारा तो नीचे लगा दे, मजा सा नहीं, नृत्य हो रहा वहां तो पैरों के साथ साथ ना, ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए। जैसे उसने धम मारा तो पहला कदम पीछे निपटा देते,
और फिर धम मारा तो एक कदम आगे लाते, और धम मारा तो नीचे हो गया। अब अगली बार जब वो थाप मारेगा तो आप फिर एक कदम पीछे, रोपाई उधर से इधर होगी ना। तो जैसे आपने ये लाइन कर दी, फिर उसे धम मारा तो फट एक कदम पीछे चल गए। क्या करे तुम, डांस हो रहा तो भाई एक हिसाब से ना, तो काम फटाफट हो जाता है। तो धान की रोपाई के समय कुमाऊं में जो कृषि गीत गाए जाते हैं उनको बोलते हैं हुड़किया बॉल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कृषि गीतों में यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, हुड़किया बॉल। हुड़किया बॉल लिख देना नीचे से। कुमाऊं में धान की रोपाई के समय गाए जाने वाले गीत कृषि गीत है हुड़किया बॉल। हुड़किया समझे, हुड़का, हुड़किया बॉल। हुड़किया के माध्यम से जो गीत गाए जाते हैं, हुड़की के माध्यम से, हुड़किया बॉल पहला कृषि गीत है। कुमाऊं में धान की रोपाई के समय जिन गीतों को गाया जाता है उन गीतों को हुड़किया बॉल कहते हैं। हुड़किया बॉल कुमाऊं में धान की रोपाई के समय, जिस समय धान की रोपाई हो रही है, धान की रोपाई के समय कुमाऊं में गाए जाने वाले कृषि गीत हुड़किया बॉल कहलाते हैं। ठीक है, हुड़की के माध्यम से इन गीतों को गाया जाता है। ये पहला गीत है। चलो कृषि गीतों में दूसरे गीत पर चलो। दूसरा गीत जो कृषि गीत है इसका नाम है गुड़ैल। चुड़ैल मत लिखना, बस गुड़ैल लिखना, गुड़ैल, गुड़ैल। दूसरा कृषि गीत जो बड़ा चर्चित है हमारे राज्य में, इसको बोलते हैं गुड़ैल। गुड़ैल गीत ना, गुड़ाई के समय। गुड़ाई समझते आप, गुड़ाई करते हैं गांव में। जैसे मान लो ये आपका खेत है, अब खेत में जो मुख्य फसल है, जो मेन फसल है, वो हमें चाहिए लास्ट तक, पर इसके साथ कुछ कबाड़ा भी पैदा हो जाता है, तो इसको हटाना, इसको हटाने की प्रक्रिया को गुड़ाई कहते हैं। तो गांव में जाती है महिला। अब देखो गुड़ाई कितना कठिन काम होता है, अगर आप गांव में रहे तो आपने देखा होगा। ये कठिन टास्क है, रोपनी से भी कठिन टास्क है, क्योंकि ये धीरे धीरे है ना, छोटा ऐसा काम है जिसको धीरे धीरे करना पड़ेगा। और इस काम में हो सकता है कि गांव वाले आपके सपोर्ट में आ भी जाए, पर चांसेस है कि ना भी आए, क्योंकि उनके अपने खेत में भी गुड़ाई होगी। तो पर्वतीय अंचलों में होती है भैया सीढ़ीदार खेती होती है। ऐसे बने होते हैं खेत, देखो ऐसे खेत बने होते हैं। अब ये बॉडी चली गई यहाँ खेत में गुड़ाई करने। पर्वतीय महिलाओं का जीवन संघर्षमयी रहा है, आज भी है, अब खत्म थोड़ी हुआ। ये स्त्रियां सुबह सुबह 5 बजे उठ जाएंगी, 5 बजे तक घर के सारे काम निपटा देंगे, और 6 बजते ही ये लोग खेत पहुंच गए। ये इंतजार नहीं कर रहे 10 बजे का, इसलिए क्योंकि दिन आते आते धूप हो जाएगी, इसलिए ये फटाफट से 6 बजे ही चले गए। और जब तक तुम खड़े उठे तब तक तो ये घर भी आ गए एक चक्कर नाश्ता करने। उसके बाद फिर चले गए, सुबह गए, दिन में गए, शाम को गए, शाम को 6-6, 7-7, 8-8 बजे तक ये गुड़ाई कर रहे हैं। और एक लंबा समय है जो इनको स्पेंड करना है। एक ही काम को आप निरंतर लंबे समय तक करो तो थकावट हो जाती है। तो ऐसे में पर्वतीय समाज में महिलाओं के द्वारा गुड़ैल गीतों को इजाद किया गया। इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे एक बॉडी यहाँ बैठी है, चाची ताई कोई, यहाँ हर खेत में मान लो एक एक महिला है जो अपना कार्य कर रही है। अब ऊपर खेत से लेके नीचे खेत थोड़ा सा डाउन होता है ना, तो आप उनके साथ आपकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, आप बोर हो गए क्योंकि शाम तक आपको यही काम करना है। तो ऐसे में क्या करेगा, ये जो महिला है, ये महिला अपने खेत के कॉर्नर पर आएगी। मान लो ये मेरा खेत है, मेरे खेत की बाउंड्री है, तो ये महिला खेत के कॉर्नर पर आएगी और किसी एक गीत को प्रारंभ कर देगी तुकबंदी के लिए। इसने किसी भी गीत को शुरू कर देना है। जैसे मान लो मैं हूं महिला और मैंने यहां से गीत शुरू कर दिया, संदेश से आते हैं, और बाकी में चली गई, मेरा इतना है। तुमको तड़पाते हैं इसने बोलना है, इसने ऊपर वाले ने क्या, संदेश से आते हैं, तो इसने नीचे वाले ने बोला तुमको तड़पाते हैं, तो इसने नीचे वाले ने बोला चिट्ठी आती है, तब मेरे को आगे आता नहीं, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब आप समझो यहां से गीत शुरू हुआ और एक लहर के रूप में वो अंतिम स्त्री, लास्ट में बैठी हुई स्त्री तक वो गीत पहुंचेगा। फिर लास्ट वाली स्त्री ने जो चीज बोला, अंताक्षरी भी बोलते हैं इसको ना, हाँ लगभग उसी टाइप का। अब इसने लास्ट लाइन बोली तो फिर इसने बोला, फिर इसने, फिर इसने, फिर इसने। तो मेरी ड्यूटी आप समझो, जिसने गीत शुरू किया था, मैं इतना छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है, गीत के बोल होते हैं कम से कम 2 मिनट 3 मिनट, मैंने गीत गा दिए। तो अब जो सबसे ऊपर है, मैंने संदेश से आते हैं बोला था ना, और गया है गीत नीचे, तो जब तक गीत वापस मेरे पे आ जाए तब तक मैं फटाफट गुड़ाई कर लेती हूँ। फटाफट निपटाया, अब नीचे वाले ने था गीत बोला जो भी होगा तो, और उसके बाद मैंने इसको रोक दिया। अब मैंने गीत का एक मुखड़ा और ले दिया, और फिर ये गीत अप से डाउन चल रहा है। तो ठीक टाइम पास ही तो चाहिए ना भाई, बोर नहीं होना चाहिए कुल मिला के इंसान। तो उसके लिए जो गीत गाए जाते हैं उसको बोलते हैं गुड़ैल। गुड़ाई के समय जो गीत गाए जाते हैं इनको गुड़ैल कहते हैं। ये मनोरंजन वाले गीत है। मनोरंजन में कोई भाव नहीं है, श्रृंगार का भाव नहीं, विरह का भाव नहीं, ये मनोरंजन के लिए गाए जा रहे हैं। तीसरे प्रकार के जो गीत यहाँ गाए जाते हैं इसको बोलते हैं बौराण गीत। देखो ये तीसरे प्रकार का गीत है जो कृषि कार्यों के समय गाया जाता है, इसको बोलते हैं बौराण। तीसरे प्रकार के कृषि गीत जो हमारे राज्य में गाए जाते हैं कृषि कार्यों के समय, इसको बोलते हैं बौराण गीत।
ठीक है, बौराण गीत, ये बड़ा प्रचलित शब्द है, इनके मतलब भी समझने। अब आयोग की टेंडेंसी बदल रही है, आर्ट एंड कल्चर से खूब प्रश्न डाल रहा है। यहाँ देखो ये एक शब्द चल रहा है, बौ, समझते, बौ, बौ मतलब भाभी। भाभी को क्या बोलते तुम्हारे गाँव में? बौजी बोलते ना, बौजी। तो बौ मतलब भाभी जी, तो भाभी जी के लिए गढ़वाल में प्रयुक्त शब्द है बौ। और राण का मतलब है रानी, तो भाभी रानी इसका सम्मिलित शाब्दिक रूप है कि पर्वतीय अंचल में भाभी को बौजी बोलते हैं। हाँ, बौजी, तो बौजी का गीत है ये। अब समाज किस प्रकार का था हमारे यहाँ पर? प्राचीन काल में किसी स्त्री का विवाह हुआ, कोई भाभी है और वो अपने मायके से आई ससुराल। राज्य में अर्थव्यवस्था थी मनी ऑर्डरी, इसलिए जैसे ही इनका विवाह हुआ तो विवाह के बाद इनके जो पतिदेव हैं, भाई साहब जो हैं, भाई साहब की ड्यूटी क्या है? जॉब करने जाना है भाई। पर्वतीय अंचल में प्राचीन काल में कोई व्यक्ति घर पर नहीं रह सकता, तो वो जॉब करने चले गया। कहाँ जाते होंगे ये जॉब करने? तो 100, 200, 250 साल पहले देहरादून और ये जो क्षेत्र था ना, ये तो तराई भाबर का क्षेत्र था, यहाँ तो कुछ भी नहीं होता था, यहाँ तो पूरा जंगल ही जंगल होता था। तो इसलिए पर्वतीय अंचल से कोई व्यक्ति जब पैसे कमाने जा रहा है तो चले गया कोई दिल्ली, कोई बॉम्बे, कोई महाराष्ट्र। आप सोचो 500 साल पहले, 600 साल पहले हमारे राज्य का कोई व्यक्ति पैसे कमाने के लिए अगर दिल्ली जाता होगा तो गाड़ी में जाता होगा? गाड़ी तो थी ही नहीं। हेलीकॉप्टर में जाएगा ना? थी नहीं, नहीं ये व्यवस्था, तो भाई तो पैदल ही जाना पड़ेगा। तो पैदल जा रहा है तो उसको दिल्ली जाने जाने में 1 हफ्ता लग गया। अब वो वहां पर जॉब कर रहा है, तो जॉब करते समय उस व्यक्ति की टेंडेंसी ये होती थी कि मैं एक ही बार में इतना धन कमा लूं कि दोबारा ना आना पड़े। ऐसा नहीं कि करवा चौथ का व्रत सीधा की घर बात, ऐसा थोड़ी चलेगा ना कि आ जाओ जी घर, होली है दिवाली ना जी, मैं आया हूं कार्य करने, तो पूरा एक बार इतनी संपत्ति अर्जित करके चले जाऊं कि दोबारा ना आना पड़े। इसलिए जो लोग मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था में राज्य से बाहर जाकर के काम करते, तो वो लोग काम करते समय बहुत लंबे लंबे समय तक घर नहीं आते थे। कभी कभी किसी को 3 साल हो गए, 4 साल हो गए। घर में भाभी जी को बस इतना पता है कि भैया दिल्ली रहते हैं, दिल्ली में कहां पता नहीं, फोन है क्या, वीडियो कॉल है, कुछ भी नहीं। भेज दी भाई साहब ने चिट्ठी तो बहुत बढ़िया बात, पर जब चिट्ठी का भी जमाना नहीं था तब चलते थे लोकगीत। जब चिट्ठियों का भी जमाना नहीं है उस दौर में ये सारी कहानियां चल रही थी। तो इस प्रक्रिया में एक स्त्री जिसका विवाह हो गया और विवाह के बाद कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि लड़की का विवाह हो गया है, विवाह के बाद उसके पति गए थे जॉब पर, वापिस नहीं आए हैं। कितना टाइम हुआ? अगर 1 साल हुआ तो चल जाएगा, 2 साल भी चल जाएगा, पता चला 10 साल हो गए और 10 साल से पतिदेव घर ही नहीं आए, पता ही नहीं है उनका, ये भी नहीं पता कि वो व्यक्ति जीवित है कि मर गया, ये भी नहीं पता हमें। तब ऐसी कंडीशन में क्या करें? तो ऐसी स्त्रियों को बौराण कहते थे। तो ऐसी स्त्रियां कृषि कार्य करते समय फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी ना, कभी कभी काम करते हुए हर कोई फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि मैं यहां जिस व्यक्ति के कारण हूं या जिसके चक्कर में मैं ये सारा काम, अब ये है कहां भाई, ये जीवित है कि नहीं है, पता ही नहीं है, उसका तो कुछ अता पता ही नहीं है। तो क्या इसे कंटिन्यू रखा जाए? अदरवाइज मेरे पास और भी तो व्यवस्थाएं हैं, और भी तो तरीके हैं, क्या कि मैं दूसरा विवाह कर लूं, दूसरा विवाह भी तो कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो कैसे रुकेगी? तो अब आप एक लाइन समझो, पूरी कहानी समझ जाओगे। एक बड़ी फेमस बौराण है उत्तराखंड की जिसकी कहानी प्रचलित है, रामी। रामी सुना आपने नाम? रामी एक बौराण हुई। तो रामी का पति जो है वो चले गया जॉब पर और कहते हैं वो 10-12 साल तक घर ही नहीं आया। तो 10-12 साल तक रामी घर के कार्य करती रही। फिर एक दिन उसका पति वापिस आता है आर्मी से और भेष बदल के आता है। तो रामी की, हाँ ऐसा ढोंगी साधु बन के आता है। तो वो रामी की परीक्षा ले रहा होता है, तेरा गाँव कहाँ है, नाव क्या है, तेरे हस्बैंड का नाम क्या है। तो रामी उसे बताती रहती। फिर मूल बात ये थी कि उसका पति जिसने वेश बदला हुआ था वो लास्ट में रामी को बोलता है कि तेरे पति जब 10 साल से आया ही नहीं तो चल मेरे से विवाह कर ले। तो रामी को गुस्सा आते, बोले थप्पड़ मारोगे तेरे खींच के ना। रामी घर जाती, पीछे पीछे घर ही चल जाता। तो रामी दतरा लाती उसको मारने के लिए, पीछा कर रहा बोल मेरे को ना। तो वो अपना दाढ़ी हटाता, और हम हैं मिस्टर हस्बैंड ना, हम है भाई। तो रामी बड़ी खुश होती है। तो अब होता कुछ नहीं है, पर्वतीय अंचल में यदि कोई स्त्री प्राचीन काल में कृषि कार्य और घर की जिम्मेदारियां संभालते संभालते थक जाती थी तो उसे बौराण गीत सुनाए जाते थे, रामी के गीत सुनाते थे। तो अन्य स्त्रियां उसको ये सांत्वना देती थी कि टेंशन मत ले, जैसे रामी का आया 10 साल में वापिस पति, तेरा तो 3 ही साल हुआ, लगी रहे अभी 7 साल है तेरे पे। तो उस स्त्री को ना एक ताकत मिलती थी कि हाँ मेरे जैसी कहानी किसी और की भी है। तो ये खेती के समय जब कृषि कार्य होते उस समय इन गीतों को गाया जाता था। तो हुड़किया बॉल, गुड़ैल और बौराण 3 प्रमुख कृषि गीत हैं। कृषि गीतों में भाव का ज्यादा रोल है नहीं, क्योंकि अधिकांश कृषि गीत मनोरंजन के लिए गाए जाते हैं। ठीक है, चलो फिर बाकी वन गीत और श्रृंगार प्रदान कल की क्लास में करते हैं। चलो।